पार्लियामेंट विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। मान्यवर, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोलने का इसलिए समर्थन कर रहा हूं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने लिए न्याय मांगने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ता है और इसके कारण जो वहां का गरीब आदमी या कोई भी हो उसका बहुत बड़ा शोषण इलाहाबाद में जाने के बाद होता है। पहले तो वहां के वकील अपनी इतनी अधिक फीस उससे मांग लेते हैं कि वह दे नहीं पाता है, और अगर वह फीस देता है तो उसके पास इतना भी पैसा नहीं बचता कि वह अपना जेब खर्च निकाल सके। वहाँ पर ठहरने के लिए और रिक्शा आदि के लिए उसके पास पैसा बाकी नहीं बचता। मेरे क्षेत्र के जो लोग वहाँ चले गए हैं उनको यह कहते हुए मैंने सुना है कि उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं बचा था और वकील से पैसा लेकर वे अपने घर पहुंचे हैं और अब दोबारा इलाहाबाद में जाकर हाईकोर्ट में न्याय पाने की स्थिति में वे नहीं हैं। यह हालत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की इलाहाबाद में जाकर होती है। इसलिए मैं मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि वे जो यह कहकर टाल रहे हैं कि हम पूछ कर जवाब देंगे, इस तरह की बात वे न करें। इससे वहां के लोगों को शीघ्र न्याय नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार से खुली बात यह कही गई है, यह केंद्र सरकार का मामला है और जितना जल्दी वह इसके बारे में फैसला कर देगी उसे हम मानने को तैयार हैं। मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रार्थना और करना चाहता हूँ। पैरा, मैं इस विषय में कुछ कहना तो नहीं चाहता था और न कोई मांग इस तरह की उठा रहा हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक जिले में इस बेंच की स्थापना हो जाए, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जिला बिजनौर में एक इमारत बनकर तैयार हो गई है और कई लाख रुपए की यह इमारत बनकर तैयार हुई है। अगर वहां पर यह बेंच स्थापित हो जाए तो बहुत उपयुक्त होगा। मैं इसके लिए मांग करता हूं कि मंत्री जी इस पर विचार कर लें और सोच लें कि क्या यह हो सकता है। पैरा, अध्यक्ष जी, सम्माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया कि हम इसको टाल रहे हैं, यह उचित नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना कि हम इसको टालने की कोशिश में नहीं हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया है, कानून में यह जरूरी है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विचार लें और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विचार लें, इसके बाद हम किसी निर्णय पर पहुँचे। इसलिए यह कहना कि हम इसको टाल रहे हैं वह ठीक नहीं है। जहाँ तक उन्होंने पूर्वी जिलों की बात कही कि वहाँ असंतोष चल रहा है, अदालतें बंद है, इसी का मुझे खेद है और मैं इस सदन में आपके माध्यम से वकीलों से अपील करता हूँ वे अदालतों का बहिष्कार न करें। पैरा, उपसभापति महोदय, जैसा कि कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और हमारे देश की जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसकी परीक्षा, साक्षात्कार और उसका चयन उसी के हाथ में है। यह बात सही है कि यदि हमको स्वतंत्र रखना है तो इसके स्टेटस को भी कायम रखना पड़ेगा। यह खुशी की बात है कि हमारे देश के लोगों का आमतौर से अधिकांशतः यह विश्वास है कि यह संघ लोक सेवा आयोग या प्रदेश सेवा आयोग जो चयन करते हैं, परीक्षा लेते हैं, उसमें मेरिट को ही प्राथमिकता दी जाती है और कहीं कहीं लोगों की यह धारणा जरूर बनती जाती है कि वहाँ पर कुछ लोग हैं जो वैसे ही चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की धारणा नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे एक मित्र ने उनके स्टेटस के बारे में बात कही। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं कि उनका स्टेटस मुख्य न्यायाधीश का हो, हाईकोर्ट के जज का हो या सचिव का हो, मगर यह बात सही है कि उनका स्टेटस ऐसा जरूर होना चाहिए ताकि बड़े से बड़ा अफसर उन पर कोई काम करने के लिए दबाव न डाल सके। क्योंकि अगर हम मुख्य न्यायाधीश का स्टेटस बना दें
तो वह इसी तरह का होगा जिस तरह की बात देश के अंदर बनती जा रही है। पैरा श्रीमान, तनख्वाह बढ़ाने की प्रतियोगिताएं हमारे देश में अधिक होती हैं। उस प्रतियोगिता में हम कहाँ जाएंगे, यह देखने की बात है। मुझे खुशी है कि जितने अनुसूचित जाति के हमारे विद्यार्थी हैं वे काफ़ी तादाद में अखिल भारतीय सेवाओं में आने लगे हैं। मैं आंकड़ों में ज़्यादा नहीं आऊँगा। यदि आप देखें 1963 में जहां वे 56 की तादाद में थे, 1971 में 256 की तादाद में हो गए। इसी तरीके से जो अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी हैं वे भी 4 से बढ़कर 26 हो गए, जैसा कि मृधा जी ने बताया। जबकि हम यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कमिश्नर की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे थे कि सेवाओं में उनका अनुपात करीब करीब पूरा हो चुका है। मुझे इस कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर हुई 25 से 45% अनुसूचित जाति के विद्यार्थी ऐसे हैं जो आम लोगों के साथ प्रतियोगिता करने में कामयाब हो रहे हैं और बाकी में थोड़ा बहुत स्तर नीचा करके ले लिया जाता है ताकि वे आगे चलकर अपने स्तर को ऊपर ला सकें। पैरा श्रीमान, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। ज़्यादातर सरकार ने इस लोक सेवा आयोग की सिफारिशों को माना है, मगर कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आया है कि उनकी सिफारिशों को नहीं माना जाता है। श्रीमान, मैंने यह देखा कि इसके पृष्ठ 9 पर सरकार पहले कुछ स्थानों की सूचना देती है कि इतने स्थान रिक्त हैं। उसके बाद या तो स्थानों को बढ़ा दिया जाता है या उनको घटा दिया जाता है, जैसा कि इसके अंदर कुछ आंकड़े हैं। पैरा उपसभापति महोदया, हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई सत्य और अहिंसा के रास्ते पर। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान की आज़ादी हासिल की। उसी आज़ादी को हासिल करने के नाते दुनिया के सैकड़ों देशों से साम्राज्यवादी ताकतों को उखाड़कर फेंक दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर पंचशील के सिद्धांतों को बनाकर पूरी दुनिया को एक दिशा दी। संयुक्त राष्ट्र संघ में 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने बोलते हुए कहा था कि दुनिया में आपविक हथियारों को मिटाना होगा और जो पैसा आणविक हथियारों पर खर्च हो रहा है वह दुनिया के विकास पर खर्च करना होगा। जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर श्रीमती इंदिरा गांधी 17 साल तक चलती रही। उसी परंपरा के अनुसार राजीव गांधी, इंदिरा जी तथा जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर आज हम भी चल रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि हमें विज्ञान के माध्यम से गरीबी दूर करनी है। इंदिरा जी ने उसी विज्ञान और तकनीकी के द्वारा भारत से गरीबी दूर करने का प्रयास किया। राजीव गांधी ने यह कहा कि उसी तकनीक क्रांति को प्राथमिकता दी जाएगी। राजीव गांधी ने कहा कि अपने हिंदुस्तान की परिस्थितियों के अनुकूल अपने सीमित साधनों के माध्यम से हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। मैं विरोधी दलों के नेताओं से पूछना चाहता हूं, दुनिया का एक भी ऐसा देश वे बता दें जिस देश में लोकतंत्र भी हो, समाजवाद भी हो, धर्मनिरपेक्षता भी हो, राष्ट्रीयता भी हो। मैं यह जानना चाहता हूं विरोधी दल के नेताओं से कि ऐसा दुनिया का विशाल देश जो उन नीतियों पर, सिद्धांतों पर चला हो। रूस और चीन के देशों में पेट की आज़ादी है। पैरा आदरणीय उपसभापति महोदया, इसमें रूस और हिंदुस्तान की मैत्री की क्या बात है। हिंदुस्तान रूस का मित्र है और हिंदुस्तान तथा रूस दोनों विश्व शांति के लिए कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हमने हिंदुस्तान में जनतांत्रिक तरीके को अपनाते हुए समाजवाद की स्थापना का वचन दिया है। हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त किया। कांग्रेस के नेतृत्व में भारत की 80 करोड़ जनता को वोट का अधिकार दिया गया। जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया। हिंदुस्तान को एक औद्योगिक राष्ट्र बनाया। हिंदुस्तान को कृषि की दृष्टि से मजबूत बनाया, तकनीक की दृष्टि से मजबूत बनाया।
20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान के करोड़ों सर्वहाराओं के दिलों में आशा का चिराग जलाया। करोड़ों भूमिहीनों की भूमि, करोड़ों बिना घर वालों को घर, करोड़ों बिना जमीन वालों को जमीन देने का फैसला किया। पूर्ण विराम।